यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। इस तरीके से हम लोग पूरा चैप्टर कवर करेंगे और 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी कवर करेंगे, सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे, जिसमें यहाँ पर हमारा पहला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, अगर 100% आपको सफलता लेनी है तो टेक्स्ट बुक आप फॉलो किया करिए, वो भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी का। दोनों में लगभग चैप्टर भी सेम है और इवन लाइन भी सेम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए एकदम से समझिए कि रामबाण है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं? सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, उल्का पिंड है। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? चलिए यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है उपर्युक्त सभी। जितने भी रात में चमकने वाले हैं, यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर आपका डी सही हो जाता है। व्याख्या हमारी है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड है। वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। राइट, विकल्प आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है। चंद्रमा है, सूर्य है, पृथ्वी है, सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? देखिए, जो आकार में बहुत बड़े नहीं होते हैं, जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, या फिर जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, या जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। देखिए, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? तो तारा जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उसे हम तारा कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा नहीं, विकल्प में है कि बड़े नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, वो बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, और इन्हीं खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। और तारे का एक एग्जाम्पल सूर्य भी है, अपने ऊष्मा और प्रकाश से ये प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन है, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती है? आकाशगंगा है, सौर मंडल, एंड्रोमेडा है, या फिर नक्षत्र मंडल है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, विकल्प आपका डी सही होता है, नक्षत्र मंडल है। इसका एक्सप्लेनेशन है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई जो आकृतियां दिखती हैं, इन्हीं को हम कहते हैं नक्षत्र मंडल। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। रात्रि में आसमान की ओर जब आप देखते हैं तो कुछ ऐसी आकृतियां बनी होती हैं। कुछ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ पर, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या फिर विग बियर का संबंध किससे है? अर्सा मेजर या विग बियर का संबंध सौर मंडल, नक्षत्र मंडल, क्षुद्र ग्रह समूह, कौन सा सही होगा? तो अर्सा मेजर और बिग बियर का संबंध भी नक्षत्र मंडल से है। विकल्प आपका यहाँ पर बी सी हो जाता है। देखिए, अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है, और स्मॉल बियर या सप्तऋषि 7 तारों का समूह आप देखते होंगे आसमान में, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है, और ये एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो अर्सा मेजर हुआ और ये बिग बियर, ये सब ये नक्षत्र मंडल का ही पार्ट है। तो ये देखिए बिग बियर या फिर अर्सा मेजर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए अगला है, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? जो आकार में बहुत बड़े होते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रह कहलाने के लिए कौन सी कंडीशन यहाँ पर मतलब फुलफिल होती है? ग्रह की क्या डेफिनेशन है? तो ग्रह के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती है, इसमें से आपका कौन सा विकल्प सही होगा? जिनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, और जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कौन सा सही होगा? बिल्कुल 100% हम विकल्प सी की तरफ बढ़ते हैं, ग्रह उन्हें ही कहा जाता है। देख लेते हैं यहाँ पर, तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है, जिसका मतलब होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो चारों ओर घूमने से ही मतलब होता है ग्रह घूमते रहते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। ये अगला क्वेश्चन आप लोगों के पीछे के ज्ञान को चेक करने वाला है कि आप लोगों ने ध्यान से सुना है कि नहीं, चीज़ें आपने ग्रहण की हैं कि नहीं। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छे से विचार करना है,
पहला है पृथ्वी एक ग्रह है और ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। दूसरा है पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह और आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। कौन सा सत्य है? अभी आपको एक डेफिनेशन बताई गई कि ग्रह की डेफिनेशन, ये अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा तारे से प्राप्त करते हैं। तो पहला विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है, राइट। पहला सही होता है, केवल एक सही होगा। और यहाँ पर आप देखिए पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ग्रह है, ये अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी अभी यहाँ पर चौथा लिखा था, तो तीसरा ग्रह है और आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहाँ पर आपका दूसरा वाला विकल्प गलत होता है। तो इस तरीके से कूट का हमारा पहला विकल्प सही हो जाता है, केवल एक, कि पृथ्वी ग्रह है और अपनी ऊष्मा, ये ऊष्मा और प्रकाश किससे प्राप्त करते हैं? सूर्य से, जो कि एक तारा है। दूसरा वाला जब विकल्प आपका यहाँ पर था कि ये चौथा ग्रह है दूरी के हिसाब से और आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है, तो ये यहाँ पर गलत है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम क्या होगा? ध्यान से देखिए, विकल्प आप सभी के सामने 4 हैं और इसका सही जवाब क्या होगा? बुध है, मंगल है। तो मंगल यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले शुक्र तो पहले स्थान पे होगा नहीं, तो ये गलत हो गया इधर। बुध पहले है, ये कंफर्म है। अब यहाँ पर आपको लास्ट में देखना है शुक्र, विकल्प आपका यहाँ पर हो जाता है डी सही। यहाँ पर आप देखिए, बिल्कुल विकल्प आपका डी सी होता है। सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का जो सही क्रम है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस अरुण है, नेपच्यून वरुण है। ठीक है, ये आपका सही है। मान लीजिए आपसे इससे रिलेटेड मतलब कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो फिर आप लोग वो भी सही कर सकते हैं, जब आपको पूरा ये क्रम पता होगा। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है। और यहाँ पर आपको कोड दिया हुआ है अलग से, तो कौन कौन से हैं इसमें आंतरिक ग्रह? जो सूर्य के नज़दीक होते हैं और चट्टानों से बने होते हैं, उन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प बी 1, 2 और 3। बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति को छोड़ करके। देखिए, वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक हैं और चट्टानों से बने हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बुध, शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। इसमें से बृहस्पति जो है विकल्प में नहीं है, और यहाँ बुध, शुक्र, पृथ्वी और 4 ये ग्रह आप जानिए आंतरिक ग्रह की कैटेगरी में आते हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, देखेंगे अगला हमारा है, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से बाह्य ग्रह हैं? अब यहाँ पर आंतरिक ग्रह आप लोग समझ गए, अब बाह्य ग्रह। चलिए यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही होगा? आंतरिक ग्रह के एग्जाम्पल में जो नहीं वो सभी बाह्य ग्रह में आ जाएंगे। तो बाह्य ग्रह में बृहस्पति, नेपच्यून, शनि, यूरेनस, ये सभी हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प डी सी हो जाता है। यहाँ पर दिख रहा है, अच्छा ओके, विकल्प आपका डी सी होता है। बाह्य ग्रह हैं, सूर्य से बहुत दूर हैं और बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन और कारण दिया हुआ है। देखिए, अगर आप बहुत इजी सी चीज़ें चाहेंगे ज़िंदगी में तो उसका रिजल्ट आप समझते हैं कि आज का जो कंपटीशन का युग है उसमें बहुत इजी से क्वेश्चन सॉल्व कर करके सफलता की गारंटी नहीं ले जा सकती। क्वेश्चन है, पहला कथन एक है, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। कारण क्या है? बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो यहाँ पर अब आपको बताना है कथन सही है या कारण सही है, दोनों सही है, या कथन कारण
जो कारण है कथन की सही व्याख्या करता है। 4 विकल्प आप सभी के सामने, चारों आपको बताने हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा आपका सही होता है? तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाता है, विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। देखिए, बुध जो है सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, आपको पता है। इसी कारण इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे कम, यानी कि कितने दिन का है? 88 दिन का है, ये जानिएगा। बुध ग्रह का जो परिक्रमण काल है कितने दिन का है? 88 दिन का है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह बुध और शुक्र है, पृथ्वी और मंगल है, शुक्र और पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। तो क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है, विकल्प आपका डी सही हो जाता है। यहाँ पर आपका विकल्प डी सही होता है, मंगल और बृहस्पति, विकल्प डी। तो यहाँ पर देखिए, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ग्रह, तारों और उपग्रहों के अतिरिक्त जो बहुत छोटे छोटे पिंड होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने इन्हें क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे, उसके छोटे छोटे जो पार्ट्स बचे थे उन्हें हम कहते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में हो। तो जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप आगे देखिए, हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? यूरेनस, जिसे हम अरुण कहते हैं, नेपच्यून, वरुण, शनि, बृहस्पति। कौन सा ग्रह सबसे दूर? बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब आपका बी हो जाता है, नेपच्यून है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में वरुण कहते हैं। अगर हम सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति की बात करते हैं तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। यहाँ पर देखिए, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ये हो गया। और यहीं पर आपको बताते चलते हैं, 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक मीटिंग की, उसमें निर्णय लिया कि जो प्लूटो है, सीरस है, 2003 UV 313 ये जैसे खगोलीय पिंडों को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। और इसमें से आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्लूटो के बारे में। प्लूटो है क्या? ग्रह, उपग्रह है, बौना ग्रह, ऐसे दिया रहेगा। तो चलिए, प्लूटो का तो आपको समझ आ गया। सीरस जो है ये भी याद रखिए, और ये 2003 UV 313 ये भी आपका बौना ग्रह है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ये आगे, नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए। पृथ्वी के आकार को भूआब भी कहा जाता है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। अब यहाँ पर आप बताइए क्या होगा? ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है? कौन सा विकल्प आपका सही होगा? चलिए जल्दी से बताइए। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार करके आपको रिप्लाई करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका ए। तो कहने का मतलब, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, आप सभी जानते हैं, और यही कारण है कि इसके आकार को हम भूआब कहते हैं, ज्योइड कहते हैं। ठीक है, तो भूआब का मतलब होता है कि पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, तो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ जल और वायु की उपस्थिति है जो कि जीवन के लिए आवश्यक है। तो पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी, इसीलिए इसका आकार कैसा हो जाता है? भूआब हो जाता है। तो यहाँ पर कथन सही है और जो कारण है उसकी सही व्याख्या भी करता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या एक से ज्यादा भी सत्य है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्यान से देखिए, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। सही बात है या नहीं? पता करिए। पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। क्या दोनों चीजें सही हैं या केवल एक सही है या केवल दो सही है?
दोनों सही है या फिर दोनों नहीं सही है? चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प डी सही होगा आपका। विकल्प डी। पहली बात तो ये देखिए, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की नहीं दिखाई देती। और हरा रंग दिखाई देने का कारण कुछ भी हो, हरा रंग जब दिखाई नहीं देता तो हरा रंग का कारण क्या बताया जाए, राइट। तो यहाँ पर अंतरिक्ष से जब हम देखेंगे तो पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? जग जाहिर है, आप सभी को पता है, नीले रंग की दिखाई देती है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह पर, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, 2/3 सतह, कभी कभी आपको लगता है 1/3 है, आप टिक कर देते हैं, तो 2/3 सतह जल से ढकी हुई है। इसीलिए इसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। तो चलिए भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, दिल से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे ईमानदारी के साथ, बिना किसी चीटिंग के। मतलब अगर आपका लाइक और शेयर अच्छा रहे तो हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन मिले। हम बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर के होता है? सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर के होता है? अब बताइए जल्दी से, सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर के होता है? ग्रह, उपग्रह, सूर्य या फिर उल्कापिंड? तो 100% यहाँ पर सभी से, ग्रह से भी, उपग्रह से भी, सूर्य से भी, उल्कापिंड से। तो विकल्प आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है, उपर्युक्त सभी से। तो विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है। देखिए, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह अभी मैंने आपको बताया, उल्कापिंड मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल में कौन कौन आता है? सूर्य आता है, 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, कुछ खगोलीय पिंड में क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ये सभी आते हैं। ये सारे मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम नाम देते हैं सौर परिवार का। और इसका एक मुखिया होता है, एक मालिक होता है, वो है सूर्य। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य का जो खिंचाव बल है सौरमंडल को बांधे रखता है। दूसरा है कथन, सूर्य जो है सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। अल्टीमेट सोर्स क्या है प्रकाश और ऊष्मा का? तो सूर्य है। कौन सा आपका विकल्प सही हो जाता है? ए सही होता है, दूसरा सही होता है, या फिर दोनों सही है? दोनों नहीं सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एकदम से मन से रिप्लाई करेंगे सोच समझ करके तो सब सही होगा। यहां पर आपका विकल्प सी सही हो जाता है, 1 और 2 दोनों सही है। देखिए यहाँ पर सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। तो ये सही हो जाता है आपका। हम सूर्य की अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी हमसे कितनी दूरी पर है, तो आपको ये बताया जा रहा है कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 1,000, 2,000, 3,000, 4 लाख, 5 लाख नहीं, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ नहीं, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो कितना दूर होगा, लेकिन फिर भी धूप वगैरह ना हालत खराब कर देती है। इसी कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाई अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? मतलब सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर, सूर्य है तो इनका जो चक्कर लगाते हैं वो किस आकार में फैले हुए हैं, कैसे हैं? वृत्ताकार मार्ग पे हैं, दीर्घ वृत्ताकार है, लघु वृत्ताकार है। अभी मेरे ये डिज़ाइन बनाने के आधार पे ही आप बता सकते हैं। तो विकल्प कौन सा आपका सही होता है? विकल्प आपका बी सही होता है, दीर्घ वृत्ताकार है, राइट, दीर्घ वृत्ताकार। अब यहाँ पर आप देखिए, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये अपने रास्ते से अलग नहीं होते हैं, उनके किसी पे अटैक नहीं करते हैं, और ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार रूप में फैले हुए हैं और ये कक्षा कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? कौन सा है भाई? आप सभी जानते हैं और ऐसे क्वेश्चन तो आपके फेवरेट होते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? बुध है, शुक्र, मंगल या फिर शनि?
विकल्प बी सही हो जाता है, शुक्र है, 100% जग जाहिर है। अच्छा, इसको जुड़वा ग्रह क्यों कहते हैं? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं क्योंकि यह आकार, घनत्व और व्यास में पृथ्वी के लगभग समान है। किस में? आकार, घनत्व और व्यास में पृथ्वी के लगभग समान जो ग्रह है वो है शुक्र, इसीलिए इसे हम जुड़वा ग्रह मानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह बुध है, शुक्र है, शनि है, चंद्रमा है। बुध है, शुक्र है, शनि है, चंद्रमा है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बी, शुक्र है। पृथ्वी का पूछा जा रहा है, ना कि सूर्य का पूछा जा रहा है, तो बुध सोचना भी नहीं, दिमाग में आए ना तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा और छोटा ग्रह, सबसे बड़ा और छोटा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति और बुध, शनि और मंगल, बृहस्पति और यूरेनस, शुक्र और बुध। विकल्प आपका कौन सा सही होता है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह है। विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है, 100% विकल्प ए होता है, बृहस्पति और बुध है। ठीक है, विकल्प ए, हमारे सौरमंडल के ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा और बुध सबसे छोटा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, वे कौन से दोनों ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सारे क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। वे कौन से दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? बिल्कुल सही जवाब की तरफ हम हैं। विकल्प यहाँ पर आपका सही होता है, विकल्प सी सही होता है, शुक्र और यूरेनस, जिसे हम अरुण भी कहते हैं। शुक्र और यूरेनस जो है अन्य ग्रहों की तुलना में इनका परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है। अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं, शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत है। तो अब ये बताइए कि आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, शुक्र और यूरेनस तो करते कैसे परिक्रमण? शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में घूमते, क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज में घूर्णन करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट है, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो ये बाकी सभी जो ग्रह हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयां ऐसे चलती हैं वो ऐसे घूमते हैं, और ये शुक्र और यूरेनस ऐसे चलते हैं, राइट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा आप सभी की स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, रिंग। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों की असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पट्टियां हैं। कौन सा कथन सत्य है? पता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ आपके कई सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ये इस वीडियो की खासियत है। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा सही है। विकल्प आपका यहाँ पर दोनों सही हो जाता है, 1 और 2। बृहस्पति हुआ, शनि और यूरेनस के चारों ओर रिंग पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं, और ये छल्ले हैं क्या? छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पट्टियां हैं, इन्हें हम छल्ले कहते हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा का मतलब प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? हमारे सौरमंडल में किसके पास एक भी चंद्रमा या प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? बुध है, शनि है, शुक्र है, यूरेनस है। चलिए जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है विकल्प डी, 1 और 3, यानी कि बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। इनका प्राकृतिक उपग्रह कोई नहीं, बुध और शुक्र का। देखिए, हमारे सौरमंडल में बुध और शुक्र के पास कोई चंद्रमा यानी कि प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा यानी कि प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? शनि है, बृहस्पति है, मंगल है, यूरेनस है। विकल्प कौन सा सही होगा, शनि या फिर बृहस्पति? तो विकल्प हम किधर की तरफ बढ़ते हैं? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प बी सही होता है, बृहस्पति है। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, सभी के जितनी संख्या है, शनि के पास चंद्रमा की संख्या कितनी है? 62 है। बृहस्पति के पास चंद्रमा की संख्या 69 है। मंगल के पास चंद्रमा की संख्या 2 है। अच्छा, दोनों के नाम फोबोस और डिमोस। यूरेनस के चंद्रमा की संख्या कितनी है? 27 है, राइट। ये हो गया आपका।
जब भी पूछा जाए आपको कंफ्यूज नहीं होना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। जो उपग्रह हैं अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। दूसरा है, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का आधा है। ये क्या सही है? दोनों में से कौन सा कथन सही है? हमें तो भाई विकल्प ए लग रहा है, केवल एक सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। उपग्रह को अंग्रेजी में कहते हैं सैटेलाइट, जिसका मतलब होता है साथी या सहचर। ये उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। कहने का मतलब कथन एक तो सत्य हो गया, ये मैंने आपको पहले बताया भी था। और हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 1/4 है, आधा नहीं है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है, इसी वजह से बड़ा दिखाई देता है, लेकिन आकार में 1/4 है। आगे क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? विकल्प सी आर्यभट्ट। खगोलीय पिंड और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री माने जाते हैं। नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए और फिर बताइए। देखिए कथन और कारण में ध्यान से देखेंगे। कथन है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, राइट। तो यहाँ पर ये देखिए आप। और दूसरा है, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। सही कौन सा होगा भाई? सही कौन सा होगा? विकल्प सी आपका सही होता है, ए सही है और आर गलत है। कहने का मतलब ये देखिए, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, बिल्कुल सही बात है। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है, ये गलत है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए गलत कैसे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। कितने दिन में? 27 दिनों में पूरा करता है। और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के बराबर होता है। इसके रिजल्ट में पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। बात समझ आई? नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। सही बात है कि नहीं? आप बताएंगे। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह, उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। एकदम से क्लियर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प सी। 1 और 2 दोनों सही। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम कहते हैं उल्कापिंड। और ये आकाशगंगा जो कि एकदम सफ़ेद सी, आप देखते होंगे खुले आसमान में जब एकदम से स्वच्छ आसमान है, चौड़ी सी पट्टी बनी रहती है, उसे हम कहते हैं आकाशगंगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर सही हो जाता है। उल्कापिंड कहते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो भाई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं उल्कापिंड। और खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखती है, लाखों तारों का समूह है। ये पट्टी आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन समय में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया। आकाश में गंगा बह रही है नदी की तरह, तो लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, ये चीज़ है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। आपको कैसी लगी? हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और लास्ट में आज का सवाल आप सभी के लिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बिना किसी चीटिंग के रिप्लाई करेंगे। 2 ग्रहों के नाम बताइए जो कि नॉर्मल ग्रहों से विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? तीसरा, प्लूटो को किस ग्रह की कैटेगरी में रखा गया? मतलब किस ग्रह की नहीं, प्लूटो को किस कैटेगरी में रखा गया? 3 क्वेश्चन की रिप्लाई आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देनी है। और आपको आज की क्लास कैसी लगी? हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।
बिना किसी कंजूसी के एकदम से मस्त होकर के लाइक और शेयर करते रहिएगा। आप लोगों के मोटिवेशन और सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। जब तक आप हमें एक अच्छा सा सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक अंदर से उतनी एनर्जी नहीं हो पाती। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर जरूर किया करिए। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।